हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम कोई भी हो, लेकिन एक पार्ट अपनी विशेष महत्ता रखता है। कौन सा है? राजस्थान करंट अफेयर। हर एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं और काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। अगर सेकंड ग्रेड की बात करूं तो 100 प्रश्न में से 10 प्रश्न करंट अफेयर के आ रहे हैं, वो भी राजस्थान करंट अफेयर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे तब वो एक सब्जेक्ट क्लियर होगा। जबकि राजस्थान करंट अफेयर के कुछ वन लाइनर जब हम करके जाते हैं तो 10 में से 9 या 8 हम सही करके आ सकते हैं। राजस्थान के करंट अफेयर महीने में बहुत ज़्यादा नहीं होते, महीने में ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अगर हम इनको जोड़ जोड़ के साल भर का एक साथ पढ़े तो फिर बड़ी सारी किताब बन जाती है। तो इसी चीज़ को कि बहुत ज़्यादा एक साथ करने से बढ़िया है थोड़ा थोड़ा हम लगातार करते रहें। और राजस्थान करंट अफेयर के साथ भी हम यही डील करेंगे। हम राजस्थान करंट अफेयर को लगातार पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ताकि लास्ट में होच पोच ना हो। और इस बार हमारा टारगेट है कि टीचर तो बन के रहना है, जूनियर अकाउंटेंट बन के रहना है, या कोई भी एग्जाम आपका टारगेट है वो क्लियर करनी ही करनी है। तो उस एग्जाम को क्लियर करने में जो पार्ट उपयोगी है उसके हर एक भाग को उतनी ही महत्ता हमें प्रदान करनी है। तो बिना देर के शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर की हमारी जो सीरीज है, इसका पार्ट 1। इसमें हम क्या करेंगे, जो आज कल परसों 2-3 दिनों में करंट अफेयर निकल के आए हैं वो, और पीछे के कुछ करंट अफेयर वो भी समाहित करते चलेंगे, ताकि जो पीछे के करंट अफेयर है वो छूट गए या हमने नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो उनको वापस रिकॉल हो जाएगा। और इसके साथ में हम एक टॉपिक लेंगे राजस्थान कला संस्कृति का या राजस्थान के इतिहास का, उसमें से कुछ पॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे इसके साथ में, ताकि उसको भी बेहतर किया जा सके और थोड़ा थोड़ा करके उसको भी बेहतरीन बनाया जा सके। तो शुरू करते हैं। पहला बिंदु है कि नीतू चोपड़ा है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहरा दिया। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848। लेकिन ये बेस कैंप उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी दुर्गम है। और नीतू जी ने क्या किया, इन्होंने किसी हेल्पर, मतलब जो गाइड होता है उसकी हेल्प भी नहीं ली है और खुद अकेले ही वहाँ पे चली गई है। तो काफ़ी मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा। अच्छा, नीतू चोपड़ा जी है, ये बेस कैंप तक पहुँचे, इसके बावजूद भी हम इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका संबंध है अपने राजस्थान से। राजस्थान से कहाँ से है? ये है बालोतरा से। कहाँ से? बालोतरा, बाड़मेर की रहने वाली है नीतू चोपड़ा जी, और ये इन्होंने तिरंगा फहराया कहाँ पे? बेस कैंप पे। और इनकी जो थीम थी वहाँ तक जाने की, तो थीम रखी इन्होंने, डर को डराओ और डेयरिंग बन जाओ। यानी आपको नहीं डरना है, डरना किसे? डर को ही डरा दो भाई साहब, और खुद बन जाओ डेयरिंग। ये इन्होंने थीम रखी थी। तो प्रश्न बन सकता है कि नीतू चोपड़ा का संबंध किससे? तो आप कहोगे कि ये माउंटेनियर है। क्या है? माउंटेनियर है, जो दुर्गम पर्वत है उन वहाँ पे ये फतह हासिल करती है। और ये अभी ये 5 देशों की यात्रा पे निकली है, ऐसा कुछ है। लेकिन हमें मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि नीतू चोपड़ा जी का संबंध किससे है, तो ये माउंटेनियर है, और डर को डराओ और डेयरिंग बन जाओ इनकी थीम है। हाल ही में जोधपुर का जो आईआईटी है उसका लोकार्पण किया गया। और किसने किया? तो भाई और बहनों मतलब मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया है। आईआईटी जोधपुर का उद्घाटन किसने किया? मोदी साहब ने किया। देखो, पिछले 3-4 महीने में मोदी साहब बहुत सारे उद्घाटन राजस्थान में कर रहे हैं, या तो खुद आके राजस्थान में आके उद्घाटन कर रहे हैं, जोधपुर में खुद आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था। इसके अलावा या फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे जुलाई में इन्होंने जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, जुलाई का महीना था, बीकानेर के महीने में ग्रीन एनर्जी, बीकानेर के महीने में क्या, बीकानेर जिले में जुलाई के महीने में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का जो पहला चरण है उसका उद्घाटन किया था। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन उन्होंने किया था। अभी जुलाई के महीने में सीकर भी आए थे, और एक तो काम किया था उन्होंने, जो पीएम किसान निधि है जिसमें 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में दिए जाते हैं, उसकी 14 नंबर की किस्त इन्होंने किसानों के खाते में ट्रांसफर करी। और एक ये प्रश्न एग्जाम में भी आ गया, यूरिया गोल्ड का उद्घाटन भी इन्होंने किया। तो एग्जाम में आया था कि मोदी साहब ने किसका उद्घाटन किया था? यूरिया गोल्ड, यूरिया प्लेटिनम, यूरिया सिल्वर। तो इसका उत्तर क्या था? यूरिया गोल्ड उत्तर था। और इसके साथ ही जब सीकर में आए थे, इन्होंने किसान समृद्धि केंद्र खोलने की बात करी थी। तो प्रश्न ये बनता है कि कितने किसान समृद्धि केंद्र खोलने की बात मोदी साहब ने जब वो सीकर में आए थे जुलाई के महीने में तब करी थी? तो 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र खोलने की उन्होंने बात करी थी। कितने?
1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र खोलने की बात मोदी साहब ने करी थी जब वो सीकर की रैली में आए थे। उसी समय इन्होंने यूरिया गोल्ड का उद्घाटन किया और पीएम किसान सम्मान निधि की जो 14 नंबर की किस्त है, 14 नंबर की किस्त है, वो उस समय इन्होंने जारी की। बीकानेर में इन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया और अभी आए हैं जोधपुर के अंदर इसी महीने में अक्टूबर में, और इन्होंने लोकार्पण किया किसका, आईआईटी का। तो जोधपुर में आईआईटी बन रहा है हमारा नया। सितंबर के महीने में इन्होंने जयपुर दादिया जो 7,000 करोड़ की परियोजना को लोकार्पण किया। अच्छा, एक पनोरमा बन रहा है। कौन सा पनोरमा है? पनोरमा का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पनोरमा। क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय पनोरमा। और कहाँ बन रहा है? तो ये जो जयपुर है वहाँ के धानक नाम का गांव है, वहाँ पे बन रहा है। कौन से गांव में बन रहा है? तो दीनदयाल उपाध्याय पनोरमा धानक गांव में बन रहा है। कौन से में? धानक नाम का गांव, उसमें बन रहा है। अच्छा, अक्टूबर में इन्होंने आईआईटी का उद्घाटन किया है। अब इस जो आईआईटी है इसका परिसर बनाने में 1136 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी, लेकिन इन्होंने 2 रेल मार्गों का भी उद्घाटन किया है। एक तो डेगाना रायकाबाग रेल मार्ग है, इसका उद्घाटन किया। कौन से? डेगाना और रायकाबाग रेल मार्ग, और इसकी लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है। और एक डेगाना कुचामन सिटी रेल मार्ग का उद्घाटन किया और इसका दोहरीकरण किया, यानी जो रेल लाइन है इसको डबल बनाया गया है, वो ये 58 किलोमीटर। यानी रेल लाइन तो पहले भी थी लेकिन इसका दोहरीकरण कर दिया गया। लेकिन हमें याद रखने वाली बात क्या है? तो आईआईटी जोधपुर का उद्घाटन किसने किया? तो मोदी साहब ने किया। कब किया? अक्टूबर के महीने में किया। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा नीतू चोपड़ा जी का संबंध किससे है? तो ये माउंटेनियर है। और इन्होंने क्या थीम दी थी? तो थीम दी थी डर को डराओ और डेयरिंग बन जाओ। भारत में पहली बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो जोड़बीड़ बीकानेर में है, वहां के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण फ्रीजन सीमन की विधि से जो एक घोड़े की बच्ची को जन्माया है और उसका नाम रखा है हिमानी। क्या नाम रखा है? हिमानी। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही हिमानी का संबंध किससे है? क्या है? तो एक घोड़े की बच्ची है। क्या है? घोड़े की बच्ची है। कहाँ के अनुसंधान केंद्र ने ये हिमानी को डेवलप किया है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, जो बीकानेर में, जोड़बीड़ नहीं बीकानेर में। और विधि कौन सी? ये वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन एक बार माइंड में देख लो। तो भ्रूण प्रत्यारोपण फ्रीजन सीमन विधि। ठीक है। अगर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये कहाँ पे? हिसार में। लेकिन इन्होंने मुख्य रूप से तो हिसार में, लेकिन एक ब्रांच खोल रखी है कहाँ पे? बीकानेर में। ठीक है। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? हिसार में। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? हिसार में। लेकिन राजस्थान में इसकी ब्रांच कहाँ पे? बीकानेर में। ठीक है। हिसार हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, लेकिन उसकी ब्रांच बीकानेर में, जोहड़बीड़ में। अच्छा, देश की पहली मारवाड़ी सेरोगेट घोड़ी। सेरोगेट का मतलब क्या होता है? किराए की कोख। ठीक है। तो सेरोगेट घोड़ी जिन्होंने बछड़ी का जन्म दिया था, एक बछड़ी का, जिसने उसका नाम, बछड़ी का नाम क्या रखा था? प्रथमा रखा था। तो ये वैसे इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी नहीं पूछती, आरएमएसएसबी भी नहीं पूछती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है उनको पूछ सकती है, बिल्कुल पूछ सकती है। तो जो अभी हिमानी का संबंध, हिमानी क्या है? तो हिमानी एक क्या है? घोड़े के बच्चे का नाम है, जिसको पहली बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने डेवलप किया है। ठीक है। इसके बाद में राज्य का दूसरा रीजनल पासपोर्ट कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो राजस्थान का दूसरा रीजनल पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है कोटा में। कितने नंबर का है? तो दूसरे नंबर का है। उद्घाटन कौन करेंगे? तो जो ओम बिड़ला साहब है। कौन? ओम बिड़ला, ये इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है। इनके साथ में कुछ मंत्री भी आएंगे, जैसे मुरलीधरन नाम के मंत्री, वो राज्य मंत्री है। लेकिन स्पेशली हमें ध्यान रखना, कोटा बूंदी के जो सांसद है ओम बिड़ला, वर्तमान में लोकसभा के भी सांसद कौन है? ओम बिड़ला है। और इन्होंने ही कोटा में जो रीजनल पासपोर्ट कार्यालय है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है। तो ये हमें याद रखने वाली बात है। तो राज्य का दूसरा रीजनल पासपोर्ट कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? कोटा में। हिमानी क्या है? तो घोड़े की बच्ची है, जिसको बीकानेर, जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, वहां के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण विधि से डेवलप किया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? हिसार में। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। उसी के ब्रांच कहाँ पे? जोड़बीड़ बीकानेर में।
पिंक ऑटो की शुरुआत कहां से की गई? तो पिंक ऑटो की शुरुआत भी कोटा से की गई। क्या की गई? कहां से की गई पिंक ऑटो की शुरुआत? कोटा से। पिंक ऑटो की शुरुआत कोटा से की गई। अच्छा, दीपिका मिश्रा, ये इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है और इनको वीरता पुरस्कार मिला है। इनका संबंध भी कोटा से। ठीक है, तो देखो कोटा से क्या क्या निकल के आया। एक तो राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कोटा में। ठीक है, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, जो चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है ना, दुनिया का पहला रिवर फ्रंट, हेरिटेज रिवर फ्रंट है ये कहाँ पे बन रहा है? ये कोटा में बन रहा है। जो चंबल रिवर फ्रंट वो कोटा में बन रहा है। एक ऑक्सीजन पार्क भी कहाँ पे बनाया गया? ऑक्सीजन पार्क कोटा में बनाया गया। राजस्थान की पहली लाइट फ्री सिटी कौन सी है? ट्रैफिक लाइट फ्री, लाइट फ्री नहीं, ट्रैफिक लाइट, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट ही नहीं है। ट्रैफिक लाइट कैसे नहीं है? फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं, तो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी नहीं कौन सी है? तो वो भी कोटा है। तो कोटा है ना, वो राजस्थान का अब पहला शहर बन गया है। ठीक है, और देश का भी पहला शहर है जहां पे कोई ट्रैफिक लाइट ही नहीं है। दुनिया का इस प्रकार का ये दूसरा ही शहर है कोटा। और ऑक्सीजन पार्क, हेरिटेज रिवर फ्रंट, दूसरा रीजनल पासपोर्ट कार्यालय कहां पे खोला गया है? कोटा में। तो एक बार फिर से देखते हैं कोटा में क्या क्या है। एक तो चंबल रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, यहां पे क्या डेवलप किया गया है? पिंक ऑटो की शुरुआत की गई है। ठीक है, तीसरा, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है। ठीक है, चंबल रिवर फ्रंट, पिंक ऑटो, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, और दूसरा पासपोर्ट कार्यालय, दूसरा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, ये कहां खोला गया है? ये भी कोटा में खोला गया है। और दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा, इनका संबंध किससे है? दीपिका मिश्रा भी कोटा से संबंधित है। इंडियन एयरफोर्स में ये सर्विस करते हैं और इनको वीरता पुरस्कार दिया गया। तो इनका, दीपिका मिश्रा का संबंध कौन से जिले से है? ये प्रश्न आता तो हमारा उत्तर क्या होगा? कोटा होगा। तो कोटा अपने आप में महत्वपूर्ण है। और कोटा के संबंधित जो फैक्ट थे जो चर्चा में, उसके बारे में हमने बात कर ली। हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान की एक तो किरण बालियान मैडम है, उन्होंने एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीत लिया है। अच्छा, किरण बालियान मैडम ये काफ़ी पहले भी चर्चा में रही है और अभी फिर से चर्चा में आ गई, क्योंकि जो एशियन गेम्स हो रहे हैं, एशियन गेम्स कहाँ हो रहे हैं? सबसे पहले मोटा मोटी याद रखो कि भारत के उत्तरी भाग में जो चाइना देश है वहाँ पे एशियन गेम्स हो रहे हैं। चाइना में कहाँ हो रहे हैं? तो हांगझाओ में हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? हांगझाओ में हो रहे हैं। अच्छा, किरण बालियान मैडम कौन सा खेल खेलती है? ये एथलेटिक्स खेलती है। कौन सा खेल? एथलीट है। और शॉर्टपुट खेलती है एथलेटिक्स में। कौन सा? शॉर्टपुट नाम का जो गेम होता है वो खेलती है। ये राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। वैसे है राजस्थान की नहीं, राजस्थान पुलिस में काम करती है और रहने वाली यूपी की है। ठीक है, और शॉर्टपुट के महिला वर्ग में पदक लाने वाली पहली महिला है अभी तक। तो अभी चल रहे हैं एशियन गेम्स, तो हो सकता है और पदक आ जाए। अगर एशियन गेम्स की बात करें तो चाइना में 23 सितंबर से शुरू हुए। ध्वजवाहक, भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? लवलीना बोर्गोहेन। ये लवलीना का आपको पता ही है, असम से संबंधित है, ये मुक्केबाज है। एक हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, तो एयर राइफल जयपुर के दिव्यांश पवार है, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। घुड़सवारी के जो ड्रेसेस स्पर्धा होती है, ड्रेसेस में क्या होती है? जो घोड़ा होता है उस किस प्रकार चाल करता है, आपने देखना, छोटा सा 10-1 मिनट का वीडियो है, बेहद ही शानदार है। तो उसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि गोल्ड मेडल जीता है भारतीय टीम ने। 10 मिनट का वीडियो बहुत ही रोचक लगेगा आपको, यूट्यूब पे देखना, सोनी लिव करके जो चैनल है उसका, उसमें मिल जाएगा आपको। यह ड्रेसेस स्पर्धा के अंदर जो दिव्य कीर्ति है ना, नागौर जिले की है, और इन्होंने बाकी टीममेट्स भी हैं इनके, उनके साथ मिलके ये 4 लोगों ने परफॉर्म किया था, इन्होंने मिलके जीता है गोल्ड मेडल। लेकिन राजस्थान से संबंध है ये दिव्य कीर्ति सिंह का है। और ये राजस्थान में कहाँ से दिव्य कीर्ति जी? दिव्य कीर्ति सिंह मैडम है ये पी गांव से। कहाँ से? पी गांव। पी गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में। ठीक है, तो घुड़सवारी का ड्रेसेस स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? भारतीय टीम ने जीता है। भारतीय टीम में जो ड्रेसेस स्पर्धा, घुड़सवारी की ड्रेसेस स्पर्धा है, इसमें राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह भी शामिल है, जो नागौर जिले की पी गांव से। और दिव्य कीर्ति सिंह जो घोड़ा उपयोग किया इन्होंने, तो उसका नाम है एडेना लाइन।
एड्रेनालाइन दिव्य कीर्ति जी के घोड़े का नाम है। ठीक है, तो एड्रेनालाइन क्या है? दिव्य कीर्ति जी का घोड़ा। दिव्य कीर्ति सिंह कौन है? तो ये मतलब घुड़सवार है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं और एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। कौन सी स्पर्धा में? ड्रेसेस स्पर्धा में। इसमें इस जिस एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे भी आप देखोगे ना, तो जिस प्रकार से फैशन इवेंट होता है ना, इस प्रकार से घुड़सवारी का फैशन इवेंट जैसा है। इसमें ऐसा नहीं कि घोड़े खतरनाक तरीके से दौड़ रहे हैं, उसमें बैलेंस का मैटर करता है। किस प्रकार से बैलेंस है, किस प्रकार से घोड़ा कितना डिसिप्लिन्ड है, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। और दिव्यांश सिंह पवार का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध क्या है? ये निशानेबाज है। और ये भी चर्चा में, ये तो चर्चा में अक्सर रहते हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? एशियन गेम्स में। इसके बाद बात करें तो राजस्थान सरकार ने अभी एक जो एनटीपीसी कंपनी है उनको भूमि दी है। कहाँ कहाँ पे? तो एनटीपीसी को राजस्थान गवर्नमेंट ने भूमि दी है, लैंड दी है। एक तो बड़ला में, बड़ला जोधपुर में, फड़ौदी में और काड़ासर गांव बीकानेर में। ठीक है, बड़ला, फड़ौदी और काड़ासर गांव बीकानेर में भूमि किसको दी है? एनटीपीसी को दी है। किसने दी है? राजस्थान सरकार ने दी है। ठीक है, एनटीपीसी तो भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और भूमि अभी हाल ही में मिली, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता ही है। और इन्फॉर्मर ऐप, इन्फॉर्मर ऐप क्या है? तो अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार की राजस्व हानि कर रहा है किसी भी तरीके से, कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, तो आप उसकी सूचना दे सकते हो इस ऐप के माध्यम से। और ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है इन्फॉर्मर। तो इन्फॉर्मर ऐप का संबंध क्या है? जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू लॉस है ना, उसकी जानकारी आप इसके माध्यम से दे सकते हो। ये इन्फॉर्मर ऐप का काम है। एक प्रश्न बना था आरएस 2021 वाले प्री एग्जाम में, वो था माई बुक लो ऐप। इसका संबंध किससे है? तो माई बुक लो ऐप है, वो कॉलेज विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए एक एप्लीकेशन शुरू की गई थी। कब? अगस्त 2021 में। माई बुक लो ऐप अगस्त 2021 में कॉलेज विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इन्फॉर्मर ऐप सरकार को अगर कोई रेवेन्यू हानि हो रही है तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए एप्लीकेशन है। एनटीपीसी, इसको भूमि आवंटित की गई है कहाँ कहाँ पे? तो बड़ला में। ठीक है, बड़ला हो गया, एक फड़ौदी हो गया, एक काड़ासर हो गया। काड़ासर गांव है कहाँ पे? बीकानेर में। ये प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा दिव्यांश सिंह पवार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये क्या, किस चीज़ की खिलाड़ी है? ये निशानेबाज है, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है। इसके अलावा दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है? तो ये घुड़सवार है। ये ड्रेसेस स्पर्धा में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, है ना। और दिव्य कीर्ति सिंह के घोड़े का नाम क्या है? एडेना लाइन। क्या है? एडेना लाइन। एडेना लाइन। ये क्या एडेना लाइन क्या है? एडेना लाइन है दिव्य कीर्ति सिंह के घोड़े का नाम। जोधपुर में सुपर कार जो लंबरगिनी नाम सुना होगा, गाने तो सुने ही होंगे। इसका 60वां बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया गया, एक तो जोधपुर में, एक जैसलमेर में। अगर कहाँ मनाया गया लंबरगिनी का 60वां सेलिब्रेशन? ये कार की कंपनी है और इसका 60 नंबर का बर्थडे मनाया जा रहा है। तो लंबरगिनी की बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका पहला मॉडल था GT 350। अब कई लंबरगिनी के दीवाने, उन्होंने तो रिसर्च कर रखा है हर चीज़ के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में, लेकिन हमें तो पहली बार पता चला है कि इसका पहला मॉडल, जो लंबरगिनी कंपनी का पहला मॉडल आया था, वो GT 350 था। और 1966 में दुनिया की पहली सुपरकार इन्होंने लॉन्च की थी, लंबरगिनी म्यूरा। दुनिया की पहली सुपरकार कौन सी है? लंबरगिनी म्यूरा है। किसने लॉन्च करी? लंबरगिनी कंपनी ने लॉन्च करी। लंबरगिनी कंपनी 63 में बनी, लेकिन इन्होंने पहली सुपरकार 66 में लॉन्च करी। भारत में लंबरगिनी कब आई? तो पंजाबी गानों से आई। ठीक है, पंजाबी गानों ने इसकी बढ़िया ब्रांडिंग कर दी, है ना, शानदार। की जरूरत ही नहीं लंबरगिनी कंपनी को ब्रांडिंग करने की, प्रचार करने की। उन गानों ने क्या प्रचार किया है। भारत में इसकी शुरुआत 2007 में हुई। अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई इतना काम का नहीं है ना, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी तो होना चाहिए बीच बीच में। अब कई लोग कहेंगे लंबरगिनी गाना सुन तो रखा है, देख ही नहीं लंबरगिनी। चलो दिखा देते हैं मेरे भाई। ये लंबरगिनी इस प्रकार है और सस्ती है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। ये मात्र 4 करोड़ 22 लाख रुपए की है ना।
हम तो 22 लाख रुपए की गाड़ी लाने की सोच रहे, मतलब सोचना मुश्किल हो जाता है, और ये 422 लाख की, ऊपर वाले 22 लाख की, इतना तो डिस्काउंट हो जाता होगा इसका। ये है लंबरगिनी। फिर इसका इंश्योरेंस, 4 करोड़ का इंश्योरेंस कितना होगा, 50-60 लाख तो इसका इंश्योरेंस में चला जाता होगा। तो ये है लंबरगिनी भाई साहब, ये इस प्रकार की लंबरगिनी कार है। ये कौन सी है लंबरगिनी, तो ये कौन सी, इसके बारे में कुछ लिख रखा है क्या, नहीं कुछ क्या लिख नहीं रखा। तो ये लगभग कोई मतलब 4-5 दिखा रखे थे, मैंने एक का स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन ये फोटो लंबरगिनी की निश्चित है। तो ये दुनिया की सुपर कार है, पहली नहीं है तो बहुत सारे सुपर कार्स आ गई, लेकिन पहली 1966 में आई थी। सुजुडोला कड़े झुंझुनू का मायन है, बटिया का निवास ये कविता मील मैडम, क्या नाम है इनका, कविता मील, और इनका निधन हो गया हाल ही में। तो कविता मील है, ये आर्मी में डॉक्टर थे, ये मैडम है कविता मील मैडम, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये झुंझुनू की सुजुडोला एक गांव है, सुजुडोला, वहाँ की रहने वाली थी, और आर्मी अस्पताल में चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर मैडम के रूप में ये कार्य थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है, शहीद नहीं हुए, इनका निधन हुआ है, ठीक है। योगिता मीरवाल भी चर्चा में, इसका कारण क्या है, तो इनको एक अवार्ड दिया गया, अवार्ड का नाम है वीनस इंस्पिरेशन वुमन अवार्ड 2023। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, योगिता मीरवाल, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, वीनस इंस्पिरेशन वुमन अवार्ड 2023, और किसने दिया है, तो वुमन पावर सोसाइटी राजस्थान, यहाँ पे एक कार्य करती है। तो वीनस इंस्पिरेशन वुमन अवार्ड, वीनस जो कंपनी, उन्होंने इनको ये अवार्ड दिया है। क्या कार्य किया, एक तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इन्होंने कार्य किए, उनके अधिकारों को लेके, उनको अधिकारों को संरक्षण करने से लेके, उनकी सुरक्षा से लेके, इस प्रकार से इन्होंने, मतलब इनका जो महिला और बाल विकास से संबंधित जो डिपार्टमेंट है ना, उन पे योगिता जी का कार्य रहा, और इनका अच्छा कार्य करने के कारण इनको वीनस इंस्पिरेशन वुमन अवार्ड दिया गया। अच्छा, योगिता जी मीरवाल का संबंध किससे है, योगिता जी मीरवाल का संबंध है, मतलब सामाजिक कार्य करता है, लेकिन राजस्थान वुमन पावर सोसाइटी के ये महासचिव पद पे कार्यरत है। इसके अलावा जो कविता मील मैडम है, इनका संबंध झुंझुनू से है, सुजुडोला एक गाँव है वहाँ से। ये क्या काम करते हैं, तो ये जो अपनी सेना है उसका जो मेडिकल टीम होती है उसमें डॉक्टर थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया। अभी देखो कुछ प्रश्न हम देखेंगे जो पुराने हैं, लेकिन हमें देखने, क्योंकि मैंने क्या कहा, करंट अफेयर में जो चल रहा है उसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे, इसके साथ में क्या देखेंगे, इसके साथ में हम देखेंगे पीछे के करंट अफेयर्स, ताकि वर्तमान करंट अफेयर के साथ पीछे वाले जोड़ लेंगे, और एक समय आएगा कि हम वर्तमान वाले और पीछे वाले सारों को कवर कर चुके होंगे, और अपने जो 10 नंबर है सेकंड ग्रेड में, या जितने भी मार्क्स है आपके जूनियर अकाउंटेंट में, RS प्री फिर से आएगी, तो आपको वो भी देखना है। इसके अलावा कौन से एग्जाम्स होगी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट होगी, सब में इनका अपना ही महत्व है। तो गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया कौन सी फिल्म को, नानेरा को, गोल्डन कैलाश अवार्ड कौन सी मूवी को, नानेरा को। अच्छा, डायरेक्टर कौन है, दीपांकर प्रकाश, बहुत ही शानदार मूवी बनाई है, इंडिया लेवल पे इस मूवी का नाम हुआ है, राजस्थानी मूवी है। कहाँ पे इनको अवार्ड दिया गया, अजंता एलोरा फिल्म समारोह के अंदर ये गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया। अभी इसका कौन सा एडिशन था वगैरह ये याद नहीं रखना है हमें। और नानेरा फिल्म को इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, सर्वश्रेष्ठ पदक मिला, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादक, यानी डायरेक्शन का कार्य भी इसी मूवी को मिला है। लेकिन मोटा मोटी याद रखना है कि गोल्डन कैलाश अवार्ड नानेरा फिल्म को मिला है, और इसके डायरेक्टर है दीपांकर प्रकाश। गोल्डन कैलाश पुरस्कार नानेरा, डायरेक्टर दीपांकर प्रकाश। गोल्डन कैलाश पुरस्कार नानेरा, डायरेक्टर दीपांकर प्रकाश। भगवान देवनारायण की इस साल एक जयंती बनाएगी, कौन सी, 1-1-1-1 यानी 1111वीं जयंती। महत्वपूर्ण अपने आप में बिल्कुल है, क्योंकि ये मौका अब इस प्रकार का 1111 साल बाद आएगा 2222 में। तो इसका भव्य समारोह कहाँ पे हुआ, तो इनका देवनारायण जी का जन्म हुआ था मालेसरी डूंगरी में। मालेसरी डूंगरी कहाँ पड़ती है, आसीन भीलवाड़ा में। जब मोदी साहब आए थे ना, मालेसरी डूंगरी की जय, भगवान देवनारायण की जय, इस प्रकार बहुत सारी जय उन्होंने बुलाई थी। तो आपको याद रखनी, मालेसरी डूंगरी का संबंध कौन से भगवान से, तो भगवान देवनारायण से इनका संबंध है। मोदी साहब उस समय इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पधारे थे। अब राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने कहा कि मोदी साहब आ गए, हमें भी कुछ करना चाहिए ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, 28 जनवरी थी उस दिन, उस दिवस को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया।
यानी जब भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती थी, उस दिन माघ शुक्ल सप्तमी थी, तो इनका जन्म माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ था। मालाशहरी आसीन भिलौड़ा में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ। देवनारायण जी की बात करते हैं तो ये गोरक्षक थे। क्या थे? गोरक्षक थे, वीर व्यक्ति थे और धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति थे। इस प्रकार नहीं आजकल अपने स्वार्थ के कारण अपने ये उस समय ये, अगर हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की, अब बीच में निर्वाचन आयोग कहाँ आ गया? तो कुछ भी आए, हमें तो कंटेंट क्लियर करना है, चाहे वो फैक्चुअल चीज आए, चाहे करंट अफेयर से संबंधित चीज आए, हमें क्या करना है? अपनी नॉलेज को इनहेंस करते जाना है और लगातार प्रैक्टिस करते जाना है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी। देखो 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गई थी। और ये निर्वाचन आयोग का दिवस बनाना प्रारंभ किया हमने, मतलब भारतीय निर्वाचन दिवस 2011 से, ये जरूरी नहीं है। राजस्थान निर्वाचन आयोग की बात करते तो 73-74 संविधान संशोधन के माध्यम से अस्तित्व में आया। राजस्थान निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ और सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही रहा। पहले कौन थे? अमर नेक इंद्र। देखिए इस प्रकार अगर पहले तीन को देखते हैं, राजस्थान निर्वाचन आयोग के पहले तीन अध्यक्ष अमर नेक इंद्र, अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन और इंद्रजीत खन्ना, ये पहले तीन राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। क्या याद रखोगे? अमर नेक इंद्र। बोलो, अमर नेक इंद्र, अमर नेक इंद्र, अमर नेक इंद्र, अमर नेक इंद्र। आप कहोगे अमर नेक इंद्र क्या है? ये राजस्थान निर्वाचन आयोग के पहले तीन अध्यक्ष रहे हैं। सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है? अमर सिंह राठौड़ का रहा है। ठीक है, वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता। वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता। कौन है राजस्थान निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष? मधुकर गुप्ता। ठीक है, अब राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष मधुकर गुप्ता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं करता है निर्वाचन अधिकारी से। ठीक है, एक चीज आपने याद रखी है, अमर नेकेंद्र। अमर नेकेंद्र का क्या है? तो अमर का मतलब है अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन, नेक का, इंद्र का इंद्रजीत खन्ना। और इन तीनों का संबंध किससे है? ये राजस्थान निर्वाचन आयोग के पहले तीन अध्यक्ष हैं। ठीक है, अमृत सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी देती है। अमृत सम्मान कौन किसने दिया है? राजस्थान साहित्य अकादमी। और इस बार 8 रचनाधर्मियों के 8 रचनाकारों के पुरस्कार दिया गया। और पात्रता कौन किसको देते हैं? अमृत सम्मान। तो ये जो भी व्यक्ति 75 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए साहित्यकार, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। जैसे डॉक्टर सुलोचना रांगे राघव, इनका संबंध जयपुर से। पुष्पा शरद देवड़ा, इनको दिया गया। कल्याण प्रसाद वर्मा, ये भी जयपुर से। ग्यारसीलाल सेन, ये साहित्यकार है, झालावाड़ से, इनको दिया गया है। लक्ष्मी नारायण रंगा, बीकानेर से, इनको ये अवार्ड दिया गया। सरल विशारद, बीकानेर से, इनको ये अवार्ड दिया गया। शिव कुमार शर्मा, मधुप चुरू, ये इनको दिया गया। और भारती भावशरी, बांसवाड़ा से, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अमृत सम्मान कितने लोगों को दिया गया? 8 लोगों को। किसको दिया जाता है? अगर किसी साहित्यकार की उम्र 75 साल से ऊपर हो जाती है तो उनको ये दिया जा सकता है। और रांगे राघव जो जयपुर, उनको भी अवार्ड दिया गया। अब देखो जो अपना अगर भारत भूमि की बात, भारत देश की बात करें तो इसमें 2 द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है। तो लक्षद्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या हुआ? अभी जो पराक्रम दिवस था जनवरी 2023 में, तो मोदी साहब ने कहा कि उस दिवस के अवसर पर जो द्वीप है उनके नामकरण या तो अंग्रेजी नाम रख रखे या फिर ऐसे कोई नाम रखा हुआ नहीं है, T1 T2 इस प्रकार के नाम रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, जो अपने शहीद हैं, जो अपने पराक्रमी योद्धा है और उन्होंने युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया है और परमवीर चक्र प्राप्त किया है, उनके नाम पर इन द्वीपों का नाम रखते थे। तो 23 जनवरी जो उस समय जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और मोदी साहब ने घोषणा करी 21 द्वीपों का नामकरण किया। अब 21 द्वीपों का नामकरण किसके नाम पे किया? तो जो हमारे पराक्रमी योद्धा है, परमवीर चक्र जिनको प्राप्त हो चुका है, चाहे वो मरणोपरांत हो या फिर किसी प्रकार से भी हो, उनको ये इनका इनके नाम पे ये द्वीपों का नाम रखा गया। अब राजस्थान से भी 2 व्यक्ति है। कौन? एक तो पीरू सिंह शेखावत, ये इनका संबंध झुंझुनू से। और एक मेजर संतान सिंह, इनका संबंध बाणासर जोधपुर से। अगर पीरू सिंह की बात करें तो बेरी गांव झुंझुनू के रहने वाले। कहाँ के? बेरी गांव कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। और इनको 1952 में परमवीर चक्र दिया गया था।
1948 में जो इन्होंने कार्य किया था बहुत ही शानदार, तीथवाल सेक्टर जो जम्मू कश्मीर, उसमें कौन सी बटालियन से संबंधित थे, तो राजपूताना राइफल की 6ठी बटालियन से संबंधित है। इतना नहीं पूछेंगे। पीरू सिंह का संबंध कौन से गांव से है या जिले से है, तो बेरी गांव झुंझुनू, और इनको परमवीर 1952 में दिया गया था। इतना काफी, इतना याद रख लो आप। मेजर शैतान सिंह, इनका संबंध जोधपुर बनासर झुंझुनू से, बनासर जोधपुर से है, और ये 13 कमाऊ रेजिमेंट के सदस्य थे। बाकी ये बेहद ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, और अपनी भारत भूमि को, क्योंकि 1962 में अगर देखें तो चाइना का पलड़ा भारी था, किसी भी तरीके देश से देखे थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने चाइना को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। ऐसे थे मेजर शैतान सिंह, और इनको भी, इनके नाम पे भी जो द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप का नाम रखा गया। 2023 में पद्मश्री दिए गए, तो 3 पद्मश्री दिए गए, लेकिन 4 लोगों को दिए गए। ऐसा क्यों? एक पद्मश्री है वो 2 भाइयों को दिया गया, और वो दोनों एक ही काम, कंबाइंड होकर काम करते हैं। क्या नाम है इनका? अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। किस क्षेत्र में दिया गया इनको ये पद्मश्री? तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को पद्मश्री दिया गया कला क्षेत्र में। कौन से में? आर्ट एंड कल्चर में। और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन का संबंध है जयपुर जिले से। कौन से जिले से? जयपुर जिले से। सुर्खियों में 1980 के अंदर उन्होंने म्यूजिक एल्बम निकाला था, उसका नाम था गुलिस्ता। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन का संबंध जयपुर जिले से है। इनको मिला है 2023 का पद्मश्री पुरस्कार। किस क्षेत्र में? कला क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा अपने मूलचंद लोढ़ा साहब को मिला है। इनको वहाँ पे जो है डूंगरपुर में कार्यरत है, तो इनको वहाँ पे मूलजी भाई जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलजी भाई जी। और सामाजिक क्षेत्र, इनका जो जिस क्षेत्र में इनको ये पद्मश्री मिला है वो एरिया है सामाजिक क्षेत्र, समाज सेवा के कार्य किया है। वैसे इनका जन्म है ना आमेर राजसमंद में, आमेर राजसमंद में पड़ती है, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र कहाँ पे है? बाद में वहीं चले गए डूंगरपुर, और वहाँ पे उन्होंने कार्य किया, और वहाँ पे मूलजी भाई जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इतना शानदार कार्य किया ना, जैसे ऑपरेशन किए, अनाथालय चलाए, स्कूल चलाए, तो इस कारण इनको वहाँ पे मूलजी भाई जी कहते हैं। और दूसरी बात, इनको ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी को भी ये पद्मश्री दिया गया है। तो इनको किस में? तो इनको सामाजिक सेवा में। लक्ष्मण सिंह जी जयपुर से। लक्ष्मण सिंह जी को आप जानते होंगे। इन जैसे मैं एक शब्द का नाम लूंगा, लापोड़िया। लापोड़िया शब्द आते हैं, आपके मन में आएगा दूधू। अब लापोड़िया दूधू में क्या है? इन्होंने बेहतर जल सिस्टम, मतलब जल संरचना को किस प्रकार से डेवलप करना है, भूजल वाटर को किस तरह से रिचार्ज करना है, और जल की समस्या है ना, कम जल की, उसको किस प्रकार एलिमिनेट करना, उसमें इन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया है। और इस कारण इनको, लक्ष्मण सिंह जी को, सामाजिक सेवा के अंदर क्या दिया गया है? ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा तो 3 पद्मश्री हो गई, 4 लोगों को दी गई, चारों की हमने चर्चा कर रही, मूलजी भाई जी, लक्ष्मण सिंह जी, और अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। ठीक है। अब पद्म भूषण पिछली बार किसको मिला था? तो राजस्थान के 2 हस्तियों को मिला था, एक तो देवेंद्र झाझड़िया, एक राजीव महर्षि। और पद्मश्री पिछली बार अवनी लेखरा मैडम को, रामदयाल वर्मा को, चंद्र प्रकाश द्विवेदी कला के क्षेत्र में ये मिला था। अब हम बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख हवेलियों के बारे में, कि जैसे आरएस में इस बार प्रश्न आया था क्या, कि कौन सी हवेली? नतमल की हवेली। हाँ, नतमल की हवेली का प्रश्न आया था इस बार। तो नतमल की हवेली कहाँ पे है? तो नतमल की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। और इसका निर्माण किसने कराया? तो जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे नतमल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा अगर हम बात करें झुंझुनू जिले में, तो झुंझुनू का चलो हो सकता है भौगोलिक स्थिति तो अलग हो गया हो, लेकिन जैसे नवलगढ़ हो गया, नवलगढ़ में तो नवलगढ़ में रहेगी वो, कितना भी परिवर्तित हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बागोरिया की हवेली है वो कहाँ पे? तो बागोरिया की हवेली है नवलगढ़ में। बागोरिया की हवेली कहाँ पे? नवलगढ़ में। भक्तों की हवेली नवलगढ़ में। पोद्दार की नवलगढ़ में। लाल और दरका की हवेली नवलगढ़ में। तो भदौरिया की, भक्ता की, पोद्दार की, एक तो भदौरियों की होगी कहाँ पे? नवलगढ़ में। भक्तों की ये भी कहाँ पे? नवलगढ़ में। पोद्दार की भी नवलगढ़ में। लाल दरका की कहाँ पे? नवलगढ़ में। तो बगोरिया, भक्ता और पोद्दार, बगोरिया, भक्तों और पोद्दार की हवेली नवलगढ़ में। बगोरिया, भक्तों और पोद्दार की हवेली नवलगढ़ में। लालदर दरगाह की हवेली नवलगढ़ में। लालदर दरगाह की हवेली नवलगढ़ में। रामदेव चौकानी की हवेली कहाँ पे? तो रामदेव चौकानी की हवेली है मंडावा में। रामदेव चौकानी, रामदेव जी चौकानी की हवेली मंडावा में। और सागर में लाड़िया की हवेली भी। तो देखो, चोखा व्यक्तियों को उसके लाड करेंगे और उसके मानने मानेंगे तो मंडावा हो गया। तो इसको इस प्रकार याद करना है, मालदेव चौखानी, सागर में लाड़िया, और कहाँ से? मंडावा से। ठीक है। भगोरिया की नवलगढ़ से। लालदर दरगाह की नवलगढ़ से। पोद्दार की नवलगढ़ से। सागरमल
लाड़िया की मंडावा से। अब सेठ जयदयाल कोड़िया की हवेली कहाँ पे? तो सेठ जयदयाल कोड़िया की हवेली है बिसाऊ में। सेठ जयदयाल कोड़िया की हवेली कहाँ पे? बिसाऊ में। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ पे? ये भी बिसाऊ में। और हीराराम बनारसी की हवेली बनारसी बिसाऊ, बनारसी बिसाऊ, बनारसी बिसाऊ, इस प्रकार रिलेट करना है। बनारसी बिसाऊ हरिराम बनारसी बिसाऊ में है। इसके अलावा नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ में है। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसाऊ में है। सोने चांदी की हवेली, ये तो आपको याद है क्योंकि सिंगल जहाँ पे वो आपको एग्जैक्टली याद होगी। सोने चांदी की हवेली महनसर में है। कहाँ पे? महनसर में। केसरदेव की हवेली, केसरदेव की हवेली झुंझुनू में। केसरदेव की हवेली कहाँ पे? केसरदेव की हवेली झुंझुनू में। इसके अलावा बिड़ला हवेली पिलाने में। बिड़ला हवेली कहाँ पे? पिलाने में। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, आज इन्हीं को देखेंगे और कल आपको याद रखे आना ये हम रिवीजन करेंगे फिर से। भगोरिया की भक्तों की पोदार की, तो इस प्रकार याद करो, भगोरा भक्ता पोदार, भगोरिया भक्ता पोदार, ये हो गया नवलगढ़। इसके अलावा लालदर दरका, ये भी नवलगढ़। रामदेव चौकानी सागर में लाड़िया मंडावा। रामदेव चौकानी चोखा लाडू, तो ये मंडावा। बिसाऊ, बिसाऊ के अंदर है सेठ जयदयाल केड़िया की, नाथूराम पोदार की, बनारसी हीराराम बनारसी की, सीताराम संगीतिया की। बिसाऊ में कहाँ किस किस की है? सेठ जयदयाल केड़िया की है। ठीक है, केड़िया साहब की होगी कहाँ पे? बिसाऊ में। केड़िया साहब की बिसाऊ में। केड़िया साहब बिसाऊ, एक पर्ची में हमें लिख के रखनी पड़ेगी है। और नाथूराम पोदार की हवेली, ये भी बिसाऊ में। इसके अलावा हीराराम बनारसी की हवेली बिसाऊ में और सीताराम संगीतिया की हवेली बिसाऊ में। सोने चांदी की महनसर में है ही, केसरदेव की झुंझुनू में ही, पिलानी में बिड़ला हवेली है ही। तो एक बार मुझे फिर से आप नवलगढ़ की हवेलियाँ बता दो। ठीक है, भगोरिया की एक होगी, दूसरी याद करो, भक्तों की दूसरी होगी। ठीक है, तीसरी याद करो, पोदार की, हाँ पोदार की सही है। चौथे नंबर पे लालदर दरका की। मंडावा की बात करें तो चोखा लाडू मंडावा, चोखा लाडू मंडावा, तो रामदेव चौकानी और सागरमल लाड़िया। बिसाऊ की बात करते हैं तो नाथूराम पोदार और जयदयाल केडिया, हीराराम बनारसी और सीताराम संगीतिया। तो हीरा सीता नाथुर से जयदयाल, हीरा सीता नाथुर जयदयाल, हीरा सीता नाथुर जयदयाल, हीरा सीता नाथुर जयदयाल, हीरा सीता नाथुर जयदयाल, ये चार्ज प्रति मतलब जयदयाल केड़े के कहाँ थे हम? हीरा, नाथू, जयदयाल और सीताराम। सॉरी, इसको फिर से रिवाइज करते हैं। जयदयाल, नाथूराम, हीराराम और सीताराम, ये होगी बिसाऊ में। महनसर में सोने चांदी की है, केसरदेव की झुंझुनू, प्रॉपर झुंझुनू में केसरदेव की हवेली, केसरदेव की प्रॉपर झुंझुनू में। तो जैसे आप जाते हो झुंझुनू में तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको केसरदेव की कहाँ पे? झुंझुनू में। और बिड़ला हवेली पिलाने में आपको पता ही है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। रिवीजन करना, कल इन हवेलियों को रट के आना है। कल हम फिर से इनको देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बने रहो।